Now let us talk about the judicial powers of the president and governor. Now, recorded history shows that in nearly all civilizations, the leader or the ruler or the king, as the case may be, had the power to punish or remit the sentence, whatever may have been imposed by the state. Even in the modern world, the highest authority or the constitutional head of the state, like in our case the president, the monarch in the United Kingdoms, and religious leader, as in the case of Iran, have the power to grant pardon or forgive the crime. That power is available with them. Under Article 72, the president has power to grant pardons, reprieves, respites, or remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence to any person convicted of an offence in cases where the punishment is by court martial or for offences against laws made by union and concurrent list, ठीक है, or on the matters on which the executive power of the union extends, and thirdly for the death sentence. तो इन तीन matters पे the president of India can exercise his power to grant pardons, reprieves, respites or remission of sentences, और इट में सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस. ठीक है, किन किन सिचुएशन में? जहां पे पनिशमेंट इज बाय अ कोर्ट मार्शल और इट कंसर्न्स विद द मैटर ऑन विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स. इसका मतलब है ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉज विच आर मेड अंडर द यूनियन लिस्ट और अंडर द कंकरेंट लिस्ट. और जो तीसरी सिचुएशन है वो है डेथ सेंटेंसेस के केसेस में. ठीक है, अब आर्टिकल 72 further lays down that the power conferred on the president does not affect the power conferred by any law on any officer of the armed forces to suspend, remit or commute a sentence passed by the court martial, and also the power exercisable by the governor of the state is also saved, and the governor too has the power to suspend, remit or commute a death sentence. अब देखिए यहाँ पे पार्डन शब्द का ओमिशन है. ठीक है, कौन से शब्द का ओमिशन है? पार्डन शब्द का ओमिशन है. तो आर्टिकल 72 का जो क्लॉज 2 है, जो पहले तो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन की बात करता है, और जो क्लॉज 3 है जो गवर्नर की बात करता है, ये दोनों ही सेविंग क्लॉज हैं. नथिंग से शुरू होते हैं तो क्या हुए? सेविंग क्लॉज हैं ये. तो गवर्नर को लेके मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि क्या गवर्नर डेथ सेंटेंस में पार्डन कर सकते हैं. तो पॉपुलर ओपिनियन के हिसाब से आंसर है नहीं. ठीक है, क्योंकि जब आर्टिकल 72 को आप पूरा पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट के तो केस में वो पार्डन शब्द का भी यूज कर रहा है, पर गवर्नर के केस में वो सिर्फ पावर टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ की बात कर रहा है. पार्डन शब्द नहीं है वहां पर. तो इससे एक पॉपुलर ओपिनियन ये बनता है फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट कि गवर्नर यूजुअली डज नॉट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स. अब pardoning power otherwise than in the cases of death sentence is also available with the governor under article 161 of the constitution. ठीक है, तो आर्टिकल 161 देखिए और आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 साथ में पढ़िए तो आपको जो जुडिशियल पावर है जो एग्जीक्यूटिव के पास अवेलेबल है वो पता चल जाती है. आर्टिकल 161 क्या कहता है? वो कहता है कि the governor of the state shall have the power to grant pardons, reprieves, respite or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to the matter to which executive power of the state extends. ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी लाइन बोल रहा है कि ये सारी चीजें पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंशन, कम्यूटेशन एसेट्रा ये सब गवर्नर साहब एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रोवाइडेड द पर्सन शुड हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी लॉ, शुड हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर अ लॉ इन विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स. मतलब वो उस मैटर से होना चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की एक्सटेंड करती है. ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए मैं आपको आंसर दे दूं. अगर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में अगर ये कभी भी सवाल है कि गवर्नर पार्डन ग्रांट कर सकता है डेथ सेंटेंस के केसेस में, तो ध्यान रखिएगा वो आर्टिकल 72 को फोकस बना के पूछ रहा है, आर्टिकल 161 को नहीं. वहाँ मेंस की रीजनिंग ना अप्लाई करिएगा.
वहाँ पे आप सीधे आर्टिकल 72 को फोकस मान के बोलिएगा कि चूंकि वो वर्ड वहाँ से ओमिटेड है तो गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, वो सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, कि भाई मैं यूज़ तो कर रहा हूँ पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, इसका मतलब क्या है? सी, a pardon rescinds both the sentence and the conviction and absolves the offender from all punishment. पार्डनिंग पावर किसी भी स्टेज पे एक्सरसाइज की जा सकती है, बिफोर, आफ्टर और इवन ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन इज स्विचिंग फ्रॉम अ हार्डर टू अ लाइटर पनिशमेंट। लाइक डेथ पेनल्टी दी गई है, डेथ पेनल्टी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया गया, दिस इज कम्यूटेशन। इट इज स्विचिंग फ्रॉम अ हार्डर टू लाइटर पनिशमेंट। रेमिशन क्या होता है? रेमिशन इज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया गया है किसी पर्सन को, ठीक है, और रेमिशन पावर एक्सरसाइज की जाती है, तो रेमिशन में क्या होगा कि 10 साल को हो सकता है 5 साल में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन वो 5 साल में वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में तब्दील नहीं होगा। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आपको पत्थर तोड़ने होते हैं, चक्की पीसनी होती है हैं, और कारपेंटरी का काम करना होता है, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तब भी वैसे ही रहेंगी। तो सेंटेंस का जब अमाउंट रिड्यूस होता है तो उसे रेमिशन कहते हैं। ठीक है, वो कम्यूटेशन नहीं है। कम्यूटेशन इज एक्चुअली स्विचिंग फ्रॉम अ हार्डर टू अ लाइटर पनिशमेंट। रिस्पाइट में क्या होता है? Respite is awarding a lesser punishment on certain special grounds. Let us suppose a woman is pregnant in jail, ठीक है, और उनको डेथ पनिशमेंट की सजा मिली है, डेथ पेनल्टी मिली है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन इज दैट द पावर इज अवेलेबल टू एक्चुअली रिड्यूस हर डेथ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, दिस पावर इज अवेलेबल। इनफैक्ट सीआरपीसी में एक ऐसा प्रोविजन भी है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली देन इट वुड बी सेक्शन 416। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेमोरी के बेस पे बोल रहा हूँ। ठीक है, देन कम्स रिप्राइव। व्हाट इज रिप्राइव? रिप्राइव इज अ स्टे और टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, लाइक सपोज यू हैव lodged a emergency petition before the president or the governor concerned, then under this clause, that is reprieve, a temporary suspension can be given or a stay can be granted pending the adjudication of mercy petition. ठीक है, कौन ग्रांट करेगा ये? प्रेसिडेंट या गवर्नर कंसर्न्ड एज द केस में बी। अब जरा आ जाते हैं केस लॉ पे, वो है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 5 सितंबर 1960। ठीक है, अब ये तो बड़ा फेमस केस है आईपीसी का, लेकिन दो पिटिशंस थे के एम नानावती के। एक जगह पे सिचुएशंस थी जहां पे कोर्ट ने पनिशमेंट सुनाया था और गवर्नर ने उसी दिन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन आर्टिकल 161 में ग्रांट कर दिया था, कि मतलब जो सेंटेंस है वो सस्पेंडेड है। तो के एम नानावती आप जानते हैं नेवल ऑफिसर थे, ही वाज कन्विक्टेड फॉर मर्डर, अपने वाइफ के लवर के पैरामोर को मार दिया था। ठीक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो आईपीसी के लेक्चर्स में, तो उसमें नहीं जाएंगे अभी, है ना, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो हुआ क्या इस कन्फ्लिक्ट वाले केस में कि हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया था और इनको सजा दी थी, कन्विक्टेड देम अंडर 302 ऑफ आईपीसी, और गवर्नर ऑफ द बॉम्बे पास्ड एन ऑर्डर अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडिंग द सेंटेंस पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे until the appeal passed by appeal preferred by KM Nanavati is actually disposed of by the Supreme Court. तो एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जहाँ पे वारंट जो एग्जीक्यूट हुआ था कोर्ट की तरफ से वो क्या कहते हैं सर्व नहीं हो पाया था पिटिशनर पे। पिटिशनर कौन है इस केस में? KM नानावती हैं। तो सर्व नहीं हो पाया था एंड इट वाज रिटर्न्ड अनएग्जीक्यूटेड इन द व्यू of the order passed under article 161 of the constitution. तो ये जो इशू था of an unexecuted warrant ये भी प्लेस किया गया। अब दिक्कत ये थी
कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूल था, अब अपील तो प्रेफर कर लिया आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने, पर सुप्रीम कोर्ट का एक रूल था। रूल ये कहता था कि अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है, ठीक है, और वो स्पेशल लीव टू अपील फाइल कर रहा है, तो ही हैज टू सर्व हिज सेंटेंस, मतलब उसे जेल से फाइल करनी है, ठीक है। अब के एम नानावती आस्क्ड फॉर एन एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस रूल। अब उनका कहना यह था कि चूंकि गवर्नर ने आर्टिकल 161 में ऑर्डर पास किया है फॉर सस्पेंशन, तो ये रूल मुझ पे अप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो रूल था इट वाज इन कॉन्फ्लिक्ट with the powers under article 161 of the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट held that the governor had no power to grant the suspension of sentence for the period during which the matter was sub judice in the Supreme Court. The governor's order suspending the sentence could only operate until the matter became sub judice in this court, and on filing of the petition for the special leave to appeal, whereupon the Supreme Court being in session of the matter, session of the matter का मतलब होता है in possession of the matter, session का मतलब होता है possess something। तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट इज इन पोसेशन ऑफ सच अ मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऐसे पर्सन को एग्जेम्प्ट करना चाहिए इस रूल से या नहीं करना चाहिए। वो गवर्नर साहब आर्टिकल 161 में सस्पेंशन का ऑर्डर देके उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। सस्पेंशन का ऑर्डर तभी तक अफेक्ट में रहेगा जब तक कि अपील नहीं फाइल हो जाती सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही अपील फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन शुरू हो जाएगा। Supreme Court said that on the principle of harmonious construction and to avoid a possible conflict between the powers under Article 161 and under Article 142 of the Supreme Court, both of which are absolute and are unfettered in their respective fields of operation, it was decided that, keeping in mind these provisions, that under Article 161, suspension of sentence ड्यूरिंग अ टाइम अ मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट अप्लाई। ठीक है, कि मतलब गवर्नर साहब सेंटेंस सस्पेंड नहीं कर सकते जब मैटर इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज वहां पे डोमेन किसका है? सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था कि जिससे गवर्नर की पावर शुडंट बी इन कंफ्लिक्ट विद द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको एक चीज पता चल गई कि व्हेन द मैटर इज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो गवर्नर कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सस्पेंशन की पावर तभी तक एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक अपील नहीं प्रेफर हो जाती। एक बार अपील प्रेफर हो गई, अब कोर्ट का जुरिसडिक्शन स्टार्ट। ठीक है, तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है, रूल से एग्जेम्प्ट करना है या नहीं करना है, जेल में रखना है या नहीं रखना है। इट इज इंटायरली द डोमेन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर और केस बताता हूँ, कुलजीत सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेरी एज ए केस में भी। AIR 1982 Supreme Court page number 774. In this case, the petitioner Ranga and Billa were found guilty of murdering two innocent children and they were awarded death sentence. They presented mercy petition to the president for the grant of pardon, which was rejected by the president without assigning any reasons. The petitioners contended before the Supreme Court that the power of pardon is a power coupled with a duty and must be exercised fairly and reasonably, and declaring that the exercise of precedent power would have to be examined from case to case, court held that even the most liberal use of this power wouldn't have persuaded the president to impose anything less than a death sentence in the present case. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनको रीजन असाइन करने होंगे एसेट्रा एसेट्रा, कोर्ट ने बोला कि हो सकता है केस बाय केस हम एग्जामिन करें। अभी जुडिशियल रिव्यू तक की बात नहीं की थी, ये तो मनुराम में आया था, मनुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कुलजीत सिंह वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इन फेवर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ ग्रांट ऑफ पार्डन्स, वहां तक अभी फेवर में नहीं था। तो जब ये जो पेटिशनर्स थे बोल रहे थे कि इनको डेथ सेंटेंस नहीं अवॉर्ड करना चाहिए, ग्रांट ऑफ पार्डन अवॉर्ड कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सबसे लिबरल कंस्ट्रक्शन भी करे ना आर्टिकल 72 का, तब भी डेथ पेनल्टी आपको मिलती। फिर नेक्स्ट आया केहार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केहार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि
Regarding the assassination of this case was regarding the assassination of Prime Minister Indira Gandhi. President rejected the petition on the advice of Union government without going into the merits of the Supreme Court decision of the death sentence. Court held that the pardon is an act of grace and therefore can't be demanded as a matter of right. Kehar Singh had no right to be heard by the President. The manner of consideration of the petition lies entirely within the discretion of President, and the court need not spell out specific guidelines for the exercise of such power, because this power is of widest amplitude and can contemplate myriad kinds of cases with varying facts and situations in which the merits and reasons of the state may be profoundly assisted by prevailing occasion and passing of time. तो इन दोनों केसेस से आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं. पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ हियरिंग नहीं है, और दूसरा, जब आप रिजेक्ट करते हैं मर्सी पिटिशन तो आपको रीजंस भी असाइन करने की ज़रूरत नहीं है प्राइमरली, पर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू असाइन द रीजंस. एक केस और था शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1983 में रिपोर्ट हुआ AIR में, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 361. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरली व्यू रखा था कि प्रेफरेबली आप मर्सी पिटिशन 3 महीने के अंदर ही डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोलॉन्ग डिले है इन डिस्पोजल ऑफ मर्सी पिटिशन तो कोर्ट्स के पास पावर है टू कम्यूट द डेथ सेंटेंस. ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनऑर्डिनेट डिले रिजेक्टेड द मर्सी पिटिशन और डेथ पेनल्टी के लिए अब रास्ता खुल गया, तो कोर्ट्स इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम्यूट कर सकते हैं और जो प्रेसिडेंट का रिजेक्शन है उसे क्वॉश भी कर सकते हैं. द जजेस डू हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवन इन द केस ऑफ ग्रांट ऑफ पार्डन. तो अब उसी पॉइंट पे आ जाते हैं. सो वी विल डील विद द केस ऑफ मरू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 456. Court said that the president cannot be asked to first of all give reasons for his order, and the power to grant pardon is part of the constitutional scheme, and the order of the president cannot be subject to judicial review on its merit. कि इस बात पे हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे कि क्या ग्रांट ऑफ पार्डन और द रिजेक्शन ऑफ इट क्या मेरिट पे बेस्ड था या नहीं. However, judicial review entirely excluded नहीं है. तो मरू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बड़ा कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि all the public power including the constitutional power can never be exercised arbitrarily or in a malified manner, and ordinarily the courts will not go into the merits of the case that why the president granted or rejected the pardon. However, there is a certain area of limited judicial review that is available with the Supreme Court. In what areas? Let us suppose the President of India granted pardon merely on the political considerations. Yeah, it granted pardon on the consideration of religion, caste, color, political loyalty or political loyalty, which are totally irrelevant and fraught with discrimination. In these situations, the court will intervene and will interfere with the decision of the president or the governor concerned as the case may be. तो जब भी आप बता रहे होंगे इस बारे में तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, फुल जुडिशियल रिव्यू नहीं अवेलेबल है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है. ठीक है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है जहां पे भी कोर्ट को लगता है कि ग्रांट ऑफ पार्डन या एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 इज फ्रॉट विद religion, caste, color, political loyalty, these irrelevant discriminatory considerations, yeah, unconstitutional considerations which are expressly prohibited by the constitution, then in these situations you can say yes, the judicial review is available. Now let us suppose कि गवर्नर साहब ये डिसाइड कर लें कि मैं अपनी बर्थडे पे पार्डन ग्रांट करूंगा जिसका भी मन करे, जो भी काले रंग का है. नाउ दिस इज एन इररिलेवेंट कंसिडरेशन. ठीक है, अब ऐसे में अगर इस बात पे पार्डन ग्रांट किया गया या आर्टिकल 161 में पावर एक्सरसाइज की गई, कोर्ट विल इंटरवीन, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, बोथ कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरवीन. ठीक है,
तो हमेशा जब भी आप अपना आंसर रखिएगा ना तो ये बोलिएगा कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, अनलिमिटेड जुडिशियल रिव्यू नहीं अवेलेबल है, ठीक है, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। क्योंकि ये कहना कि फुल जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है तो इसका मतलब कोर्ट मेरिट में भी चला जाएगा हर केस की, और केस बाय केस डिसाइड करेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब एक केस लॉ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मेन केस लॉस पे आते हैं। मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोटेबल केस लॉ है, हमेशा कोट करिएगा। अब आते हैं केस पे, देविंदर पाल सिंह भुल्लर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, 12 अप्रैल 2013 को डिसाइड हुआ था, ठीक है। अब इस केस में बहुत अच्छा ही डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 72 और आर्टिकल 61 तो 161, ठीक है, दोनों ही प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर से डील करते हैं। तो इसमें एक सवाल उठा था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर of the president under article 72 and article 161 of the constitution in the case of governor। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को एक सेंट्रल पॉइंट पे रखा, ठीक है, और फिर उसी की लाइट में अपने ऑब्जर्वेशन दिए, और उन्होंने बोला कि ये जो पावर्स हैं, ये पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, तो इनको स्टैट्यूट से इनहिबिट नहीं किया जा सकता, पहली बात, ठीक है। These are constitutional powers and they cannot be inhibited by the statutory provisions, even though मिलते जुलते statutory provision हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि अगर statutory provisions पे जो limitations हैं वही limitation प्रेसिडेंट या गवर्नर की पार्डनिंग पावर पे भी होंगी अंडर आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72। अब देखिए मैं पार्डनिंग पावर का एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आर्टिकल 161 और 72 के पूरे स्कोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको उसी सेंस में लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो पावर इनके पास अवेलेबल है, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, बिल्कुल भी नहीं, वी बिट भी नहीं। अब ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट या गवर्नर की पर्सनल पावर नहीं है, दिस इज नॉट द पर्सनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नर कंसर्न, इट इज एक्चुअली द पावर which is to be exercised on the aid and advice of the council of minister। तो यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये पटिशन जाता है और वो एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए इस केस में, एंड प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद दैट एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट देन सेड दैट वी आर ऑफ द व्यू दैट इट इज open to the president in exercise of its power vested in him by article 72 of the constitution to scrutinize the evidence on record of the criminal case and come to a different conclusion from that recorded by the court in regard to the guilt of and sentence imposed on the accused, and in doing so the president does not amend or modify or supersede the judicial record, the judicial record remains intact and undisturbed. The president acts in a wholly different plane from that in which the court has acted. He acts under a constitutional power, the nature of which is entirely different from the judicial power and cannot be regarded as an extension of it. And this is so notwithstanding that the practical effect of the Presidential Act is to remove the stigma of guilt from the accused or to remit the sentence imposed on him. The legal effect of pardon is wholly different from judicial supersession of the original sentence. It is the nature of the power which is determinative. It is apparent that the power under Article 72 entitles the President to examine the record of the evidence in the criminal case and to determine for himself whether the case is one deserving the grant of relief falling within the scope of that power or not. We are of the opinion that the President is entitled to go into the merits of the case, notwithstanding that it has been judicially concluded by the consideration given to it by the Supreme Court itself. The power under Article 72 is of widest amplitude and can contemplate a myriad kind and categories of cases with facts and situations varying from case to case, in which the merits and the reasons of the state may be profoundly assisted by prevailing occasions and passing of time, and it is of great significance that the function itself enjoys a high status in the constitutional scheme। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि देखिए जुडिशियल रिकॉर्ड को नहीं अफेक्ट करता है द पावर विच इज एक्सरसाइज्ड अंडर आर्टिकल 72, स्पेसिफिकली स्पीकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्डन, कि पार्डन विल नॉट अफेक्ट द जुडिशियल रिकॉर्ड। ये जरूर होता है कि पार्डन का प्रैक्टिकल इफेक्ट ये होता है कि स्टिग्मा ऑफ गिल्ट वो हटा देता है, ठीक है, और सेंटेंस को हटा देता है। तो इस पर्पस के लिए जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ही कैन एक्चुअली गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस।
अब ध्यान रखिएगा मैं प्रेसिडेंट का एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में लेना है। प्रेसिडेंट कोई भी डिस्कशन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं एक्सरसाइज कर सकते, ही हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ वूम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहाँ पे किसके पास चार्ज अवेलेबल है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अब ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ही कैन गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट मेरिट में गया ही है, एविडेंस लिया ही है और उन्होंने स्क्रूटनाइज किया ही है, तो प्रेसिडेंट क्यों जाए मेरिट पे? उनको मेरिट पे नहीं जाना चाहिए। तो क्या वो मेरिट पे जा सकते हैं? नहीं, ये सवाल उठाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मेरिट पे जा सकते हैं, आर्टिकल 72 पे ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, दैट पावर इज ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। तो इन शॉर्ट इस केस में क्या प्रपोजिशंस कॉल्ड आउट हुए? बहुत सारे केस लॉज डिस्कस हुए थे इस केस में, पर क्या प्रपोजिशन जो आप शॉर्ट में बता सकते हैं वो क्या है? पहला, द पावर वेस्टेड अंडर आर्टिकल 72 and under article 161 of the constitution is a manifestation of prerogative of the state. It is neither a matter of grace nor a matter of privilege, but it is an important constitutional responsibility to be discharged by the highest executive, keeping in view the consideration of larger public interest and the welfare of people. Second, while exercising the power under article 72, the president is required to act on the aid and advice of the council of ministers. In tendering its advice to the president, the central government is duty bound to objectively place the case of the convict with a clear indication about the nature and magnitude of the crime committed by him, its impact on the society, and incriminating and extenuating circumstances. The same is true about the state government, which is required to give advice to the governor to enable him to exercise the power under Article 161 of the Constitution. On the receipt of the advice of the government, the president or the governor, as the case may be, has to take a final decision in the matter. Although he or she cannot overturn the final verdict of the court, but in appropriate case, the president or governor, as the case may be, can, after scanning the record of the case, form his or her independent opinion whether the case is made out for the grant of pardon, reprieve, suspension, etc. or not. ये मेन प्रपोजिशंस थे, ठीक है, जो कल आउट हुए थे। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, पर हम उसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जैसे कि ये कि क्या प्रोलॉन्ग डिले इज अ ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन और नॉट। देन द आंसर, दैट शॉर्ट आंसर इज येस, दैट इज ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन। पर ये पावर टेररिस्ट के फेवर में या ऐसे लोगों के फेवर में जिन्होंने लार्ज स्केल वायलेंस कमिट किए हैं, उनको लेके ये पावर्स नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब एक शॉर्ट सा ऑर्बिटर था उनका। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने हेल्ड किया था कि जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल विद द कोर्ट, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, बट nonetheless it is still available with the court. And while exercising the power of judicial review, the court does not sit in appeal over the judgment of president or the governor concerned, but can interfere if it finds that the decision has been taken without the application of mind to the relevant factors and the same is found extraneous or irrelevant to the case at hand. तो वहाँ पे the exercise of power would be vitiated by malefice or patent arbitrariness as the case may be. ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थे इस केस में देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर वर्सेस एनसीटी दिल्ली 12 अप्रैल 2013। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 2006 को ये डिसाइड हुआ। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि अ कांग्रेस वर्कर वाज कन्विक्टेड फॉर द मर्डर ऑफ अ वर्कर ऑफ तेलुगु देशम एंड ही वाज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। द स्टेट गवर्नर ग्रांटेड पार्डन टू हिम। द मर्डर्ड पर्सन's son challenged the constitutional validity of the governor's pardoning power in the High Court of Andhra Pradesh. High Court quashed the governor's pardoning power on the ground that it was exercised on political ground. The government of Andhra Pradesh filed an appeal against the High Court's judgment in the Supreme Court. Supreme Court upheld the High Court's judgment and held that if the pardoning power has been exercised on the ground of political reasons or on caste or religious considerations, then it would amount to violation of the constitution and the court will examine its validity.
Supreme Court observed that the philosophy underlying the pardoning power is that every civilized country recognizes and has therefore provided for the pardoning power to be exercised as an act of grace and humanity in proper cases. Without such a power of clemency to be exercised by some department or functionary of the government, a country would be most imperfect and deficient in its political morality. Justice Kapadia, in his concurring opinion, said and made it clear that the exercise of executive clemency is a matter of discretion and yet it is subject to certain standards. It is not a matter of privilege, it is a matter of performance of official duty. It is vested in the president and the governor not for the benefit of convict only but for the welfare of the people who may insist on the performance of the duty. This discretion, therefore, has to be exercised on public considerations alone. The president and the governor are the sole judges of the sufficiency of the fact and appropriateness of the granting of pardon, etc. However, this power is an enumerated power in the constitution and hence it has its limitation. And whatever limitation that it might has, it has to be had in the constitution itself. Therefore, the principle of the exclusive cognizance would not apply when and if the decision impugned is in derogation of the constitutional provisions. This is the basic working test to be applied while granting pardons. Supreme Court held that the pardoning power is open to judicial review on limited grounds such as non-application of mind, malafide, arbitrariness, irrelevant considerations, political considerations, discrimination based on caste, color, religion, etc. Absence of obligation to convey reasons does not mean that there should be no reasons at all. It is important to bear in mind that every aspect of the exercise of pardon power does not fall in the judicial domain. In certain cases, a particular aspect may not be justiciable. However, even in such cases, there has to exist requisite material on the basis of which this power is exercised. Though the circumstances and the criteria to guide exercise of this power may be infinite. The impugned decision must indicate the exercise of the power by the application of manageable standards, those expected in the functioning of democracy, and in such cases court will not interfere in its supervisory jurisdiction. A pardon obtained by fraud or granted by mistake or granted for improper reasons would invite judicial review. Likewise, the prerogative power is a flexible power and its exercise can and should be adopted to meet the circumstances of the particular case. Next case is State of Haryana versus Jagdish, AIR 2010 Supreme Court, page number 1690. Supreme Court observed and held that the power under Article 72 and 161 was never intended to be used or utilized by the executive as an unbridled power of reprieve. Power of clemency is to be exercised cautiously and in appropriate cases, which in effect mitigates the sentence of punishment awarded and which does not in any way wipe out the conviction. It is a power which is sovereign in nature and it has to be exercised in the constitutional manner alone. ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम रीइटरेशन है. साथ में उन्होंने ये ऐड कर दिया था कि ये जुडिशियल पावर्स को अफेक्ट नहीं करता, कोर्ट की जुडिशियल पावर को, जुडिशियल रिकॉर्ड सेम रहता है, कन्विक्शन भी वाइप आउट नहीं करता है. बट नॉनदलेस द सिचुएशन इज द सेम कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए जो कंसिडरेशंस हैं वो बाकी जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस है उनके भी बाहर जा सकते हैं. ठीक है, मैं भी आपको दो एग्जांपल दूंगा, उसके आपको समझ में आएगा कि उसके किस सेंस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ. अब एक नेक्स्ट केस और बताता हूँ, नारायण दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये 2011 में रिपोर्ट हुआ था AIR में, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1216. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब who granted pardon in the case of murder along with other offences and remanded the case for reconsideration. The court noted that the governor's order did not contain any reference to the order of conviction and sentence imposed on the accused. The court held that there is limited scope of judicial review on the exercise of the power of clemency under Article 161, but
judicial review nonetheless is there. Court noted that the governor's order did not contain any reference to the appeals pending against the order of conviction, and court held that probably all the relevant facts were not placed before the court, and court noted that there were some observations in the order of governor about the guilt or innocence of the accused, and held that it is well settled that to decide the innocence or otherwise of the accused person is within the exclusive domain of the court of law, and it is a judicial function. ठीक है, governor's power of granting pardon is an exercise of executive function, and the independent and it is independent of the court's power to pronounce upon the innocence or the guilt of the accused. The power of the court of law in a criminal trial and a subsequent right to appeal up to the Supreme Court and that of the president and governor operate in totally different arenas, and the nature of these two powers are totally different from each other. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको एग्जीक्यूटिव पावर बोला है, पर वो किस सेंस में बोल रहा है मैं बताता हूँ. ये है जुडिशियल पावर विच इज एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव, तो वो उस सेंस में बोल रहा है. ठीक है, क्योंकि अक्सर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा. सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जजमेंट्स में कई बातें किन्हीं पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या सेंस में बोलता है ना. तो अगर आपने बहुत ज़्यादा जजमेंट्स नहीं पढ़े होंगे ना, तो और आपने एक ही जजमेंट आउट ऑफ द व्यू पढ़ लिया और वहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि द पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा. ये जुडिशियल पावर है विच इज एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ये उस सेंस में बात कर रहा है. जजमेंट को स्टैट्यूट की तरह नहीं पढ़ा जाता. तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात की, जुडिशियल रिव्यू की और बाकी चीज़ों की. अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ऐसे तो प्रेसिडेंट और गवर्नर या पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर कर सकती हैं कोर्ट के डिसीजन से. अब देखिए, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर करती हैं इररिलेवेंट कंसिडरेशंस पे तो कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करके उनको वापस जेल भेज देगा. ठीक है, कोर्ट ने बोल दिया इररिलेवेंट या एक्सट्रेनियस ग्राउंड पे अगर आप पावर एक्सरसाइज करेंगे तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू तो यूज़ करेगा ही अपना. हालांकि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू नॉनदलेस इज अवेलेबल विद द कोर्ट. फिर एक और बात आती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया होगा कि इवन दो रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इज नॉट मैंडेटरी, पर फिर भी प्रेसिडेंट और गवर्नर को रीजंस रिकॉर्ड कर लेने चाहिए, जिससे अगर कहीं जुडिशियल रिव्यू की सिचुएशन आए तो कोर्ट प्रॉपरली उसे अप्रिशिएट कर सके. क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू हो रहा है तो इसका मतलब मैटर विल गो टू द कोर्ट अगेन. आपने अक्सर देखा होगा, मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हुआ या ग्रांट हो गया तो मैटर चला गया जुडिशियल रिव्यू के लिए. अक्सर ऐसा होता है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू रिकॉर्ड द रीजंस. इसी केस की वजह से मैंने ये बात बोली थी. लेकिन लीगल पोजीशन ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इज नॉट मैंडेटरी. लीगल पोजीशन ये है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू रिकॉर्ड द रीजंस. प्रूडेंस ऑलवेज डिमांड्स दैट यू रिकॉर्ड द रीजंस. अब इतना समझिए कि जो पार्डनिंग पावर है या पावर ऑफ क्लेमेंसी, इट वुड बी बेटर टू कॉल इट पावर ऑफ क्लेमेंसी, दैट इज अवेलेबल विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 रिस्पेक्टिवली. अब आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे आपको लगेगा कि यार कन्विक्ट बाय लॉ तो कन्विक्टेड है, पर उसको कन्विक्ट होना नहीं चाहिए. मतलब कन्विक्ट होना चाहिए पर उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए. अब जैसे करप्शन केस का एग्जांपल लेते हैं. आप और मैं कितनी बार लाइफ में करप्शन देखे होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, एसेट्रा एसेट्रा. तो आपको लगता होगा करप्टेड पर्सन्स को तो सज़ा मिलनी चाहिए. अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ब्राइबरी के लिए 3 से 7 साल तक की सज़ा है. ठीक है, ब्राइब लेते हुए पकड़े गए, मिनिमम 3 जो 7 तक जा सकती है, 7 साल तक. अब मान लीजिए क्लर्क है या कोई ऑफिसर है, ही इज कॉट एक्सेप्टिंग अ ब्राइब. अब उनको सज़ा मिली. अब लॉ कहता है कोर्ट को कि आपको मिनिमम सज़ा इनको देनी है 3 साल की. कोर्ट ने दे दी, क्योंकि भाई कोर्ट तो लॉ के हिसाब से चलता है. कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ लॉ. पर सेंटेंस हियरिंग में पता चलता है वो करप्शन इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी को कैंसर था, और वो कैंसर की जो दवाइयाँ थी और जो इलाज था वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो मजबूरी में ये कर रहा था, वो करना नहीं चाहता था. ये जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में भी रिकॉर्डेड है. तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो ऐसा कर रहा था. अब बताइए क्या वो सही कर रहा था या गलत कर रहा था? देखिए, लीगली वो गलत कर रहा था, पर मॉरली ये थोड़ा एम्बिगुअस है.
कि मॉरली वो सही कर रहा था या नहीं, आप उसकी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस, दे आर नॉट बाउंड बाय द जुडिशियल रूल्स, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो इन ग्राउंड्स पे जा सकते हैं जिस पे कोर्ट नहीं जा सकता, ठीक है। वैसे ही हम और भी थोड़े ना एक्सट्रीम सिनेरियोस की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेक द केस ऑफ रेप, बहुत ही हीनियस क्राइम है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है जब आप रेप का लॉ पढ़ते हैं कि 18 साल से कम उम्र के अगर लोग सेक्सुअल वॉलंटरली भी सेक्सुअल यूनियन में पार्टिसिपेट करते हैं देन इट्स स्टिल रेप। मिनिमम पनिशमेंट कितना है? मिनिमम पनिशमेंट इज 10 years रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट। अब आप जानते हैं स्कूल में आजकल के टाइम पे जो यूथ है इट इज़ वेरी सेक्सुअली एक्टिव, तो हाई स्कूल के बाद इंटर विंटर पे दीज आर वेरी कॉमन इंसिडेंसेस ऑफ वॉलंटरी सेक्सुअल यूनियन। लॉ की नज़र में क्या है? रेप है, लड़का पनिश होगा इसके लिए। तो अब एक ऐसी सिचुएशन बना लीजिए कि 12th क्लास में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक दिन दे लेट अस सपोज इंडल्ज इनटू अ वॉलंटरी सेक्सुअल यूनियन, और ऐसे में भाई लड़का कन्विक्ट हो जाता है, 100% कन्विक्ट होगा। अगर लड़की बोल भी देती है कोर्ट में कि मेरी कंसेंट थी एसेट्रा एसेट्रा, ही विल स्टिल बी कन्विक्टेड। हाल ही में कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है कि वॉलंटरी सेक्सुअल यूनियंस में लड़कों को पेनलाइज नहीं करना चाहिए और उन्होंने एक्विट कर दिया, बट नॉनदलेस अभी वो कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसे सेट असाइड कर दे। अभी तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने एक्विट कर दिया है, बोथ इन द केस ऑफ पॉस्को एंड इन द केस ऑफ योर सेक्शन 376, उसमें भी ऐसी सिचुएशन थी। तो देखिए कोर्ट तो ड्यूटी बाउंड है मिनिमम देने के लिए। ये लड़की वहाँ पे कह रही है कि नहीं मेरी कंसेंट थी, ठीक है, बोथ ऑफ अस वॉलंटरली इंडल्ज इनटू दैट सेक्सुअल यूनियन। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनके पास बड़ा ही वाइड जुरिस्डिक्शन हो जाता है, बहुत वाइड जुरिस्डिक्शन हो जाता है टू कंसीडर दीज ग्राउंड्स एंड एक्सरसाइज their clemency jurisdiction which is available with them under article 161 and article 72 of the constitution, ठीक है। तो ये वो कंसिडरेशंस हैं जहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर कंसर्न के पास थोड़ा वाइडर jurisdiction है टू ग्रांट मर्सी। दिस इज नॉट अवेलेबल विद द कोर्ट। कोर्ट्स आर नॉट सपोज टू एक्सरसाइज क्लेमेंसी jurisdiction, कोर्ट्स मर्सी वर्सी नहीं एक्सरसाइज करते, ठीक है। कोर्ट्स बड़े स्ट्रिक्ट और कोल्ड रहने चाहिए। हालांकि अभी कोर्ट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और प्रॉपरली स्पीकिंग वही क्लेमेंसी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर आप केस लॉ का ट्रेंड स्टडी करें तो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एनविसेज किया था कि ये जो एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस हैं आउटसाइड द एम्बिट ऑफ लॉ, ये सब प्रेसिडेंट और गवर्नर को देना चाहिए, मतलब उनके जुरिस्डिक्शन में फॉल करना चाहिए। कोर्ट्स आर नॉट सपोज टू बी कंसर्न विद दैट, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस थे जिसे आप इस चीज को प्रॉपरली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने जुरिस्डिक्शन दिया ही है उन्हें, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, कोई हार्ड आयरन कास्ट रूल्स नहीं है कि इन्हीं सिचुएशन में कर सकता है, ये एग्जाम्पल्स हैं। इट कैन गो आइदर वे, या आपको कंसिडर करना है कि ऐसे ही सिचुएशन में करना सही है या नहीं सही है। मेरा काम आपको बस इतना बताना है कि हाँ प्रेसिडेंट या गवर्नर ऐसे सिचुएशन में पार्डन एक्सरसाइज कर सकते हैं या मर्सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना। द प्रॉपराइटी इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग इनटू, ठीक है। आई एम गोइंग इनटू द लीगैलिटी। लीगैलिटी यस, प्रॉपराइटी मे बी, ठीक है। अब फाइनली एक लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव से, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट टॉपिक है इम्यूनिटी दैट इज अवेलेबल विद द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। आर्टिकल 361 देखिए, अब इसमें एक राज प्रमुख भी की भी बात करता है। राज प्रमुख तो अब होते नहीं, अब प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ही हैं। तो आर्टिकल 361 says that president or governor shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in exercise and performance of those powers and duties.
provided that the conduct of the president may be brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either house of the parliament for investigation of a charge under Article 61. Provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceeding against the government of India और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट को आप सू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को प्राइवेटली सू नहीं कर सकते. क्लॉज 2 कहता है no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor of the state in any court during his term of office. तो criminal prosecution से immunity कब तक है, criminal proceeding से immunity कब तक है, during the term of office, not after that. ठीक है. तो मान लीजिए you want to criminally prosecute a sitting president और governor, आप अभी नहीं prosecute कर सकते उन्हें, जब वो ऑफिस से उतरेंगे. ठीक है, when he steps down from the office, मतलब उनका टर्म एक्सपायर हो गया. ठीक है, 5 ईयर एक्सपायर हो गए एज द केस में बी, तो देन ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ इंस्टीट्यूट या कंटिन्यू की जा सकती हैं. क्लॉज 3 कहता है आर्टिकल 361 का कि नो प्रोसेस फॉर हिज अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए है ये. क्लॉज 4 कहता है नो सिविल प्रोसीडिंग in which the relief is claimed against the president or governor of a state shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office as president or as governor of such state, until expiration of 2 months next after the notice in writing has been delivered to the president or governor as the case may be, or left at his office stating the nature of the proceeding, the cause of action, the name, description and place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted in relief which he claims. ये पूरा का पूरा क्लॉज सेक्शन 80 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड से मिलता जुलता है. ठीक है, कंपैरिजन करिएगा, सेम है, सेम पीरियड ऑफ नोटिस भी है, सेम डिस्क्रिप्शन भी है. खैर, इस पे एक केस लॉ है, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया 2006 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 980. जल्दी जल्दी डील कर लेते हैं इससे, लास्ट चीज है इसकी. इसमें सुप्रीम कोर्ट सेड that there was a complete bar to the impediment or issuance of notice to the president or governor in their personal capacity, as they were not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and the duties of their office or for any act done or purported to be done in the exercise and performance of those powers or duties. आर्टिकल 361 में जो इम्यूनिटी है ये extends even to the charges of malafide. ठीक है. However, a personal immunity provided under Article 361 did not bar the challenges that might be made to their actions. Under law, such actions, including those actions where challenges are based on the allegations of malafides, were required to be defended by the Union of India or the state government, as the case may be. They can validly be instituted in the court of law, and those actions can be challenged and can be judicial review and be set aside. प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके एक्शंस को आप चैलेंज कर सकते हैं. उनके एक्शंस को आप क्वाश भी कर सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं, अगर वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आते हैं. ठीक है, लेकिन पर्सनल मैलाफाइड्स अगर एस्टेब्लिश भी हो गए, तब भी पर्सनली आप गवर्नर या प्रेसिडेंट को आप पनिश या पेनलाइज नहीं कर सकते. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, याद रखिएगा. तो एक ही प्रोवाइजो है आर्टिकल 361 का कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई बॉडी एस्टैब्लिश बना सकती है, कोर्ट या ट्राइब्यूनल बना सकती है, व्हिच हैज बीन अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड टू इन्वेस्टिगेट अ चार्ज अंडर आर्टिकल 61. क्या है आर्टिकल 61? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इम्पीचमेंट से डील करता है वो. और कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही अथॉरिटी का इम्पीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसी का नहीं. Every other authority is removed or retires. कभी भी impeachment का शब्द देखें तो याद रखिएगा, it is only the president of India, उसके अलावा कोई नहीं. ठीक है, तो ये हो गया आपके एग्जीक्यूटिव के मेन डिस्कशंस हमने कर लिए. नाउ वी विल मूव ऑन टू द डिस्कशंस रिलेटिंग टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे. दैट इज इट फॉर टुडे, and I will see you in the next lecture.